Dear students, I am going to start the first chapter of history, the rise of nationalism in Europe. Okay, so first thing we have to understand the meaning of nationalism. राष्ट्रवाद की मीनिंग क्या होती है? सो नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म फॉर अवर कंट्री. अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना नेशनलिज्म कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप देखिए चाइना और इंडिया में गैलवान वैली को लेकर क्लैश चल रहा है. हर इंडियन चाह रहा है कि हम चाइना से आगे रहें, इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट का हमने बाइकआउट करना शुरू कर दिया है. तो ये फीलिंग क्या है? ये फीलिंग है अपनी कंट्री के प्रति देशभक्ति की कि हमारी कंट्री किसी भी कीमत पे सबसे आगे रहे. तो सिमिलर थिंग हुई कहाँ पर? यूरोपियन कंट्रीज़ में. वाई? बिकॉज the feeling of nationalism plays a very important role for any country's development and for any country's people to get the rights. Okay, when we were under the British rule until 1947, there were so many states, there were so many regional variation in India, and people for a longer period of time did not have any sort of identity or any sort of feeling of nationalism about our country. Okay, later on people got united and got the freedom for India. We will discuss later on in the next chapter. So we are focusing on nationalism in Europe. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मोनार्की सिस्टम से अपने आप को फ्री किया, लोगों को राइट्स मिले, और किस तरीके से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जागृत हुई. ओके, सो पे योर फुल अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर. देखिए अब ये जो पेंटिंग बनी हुई है, दिस पेंटिंग वाज मेड बाय फ्रेडरिक सारियो इन 1848. वाई दिस पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक सारियो? क्वेश्चन भी आता है, आप लिखेंगे. ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 to 5 मार्क्स में. व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सारियो? आई एम रिपीटिंग इट. व्हाट वाज द यूटोपियन, UTOPIAN, व्हाट वाज द यूटोपियन विजन ऑफ फ्रेडरिक सारियो अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज़? ठीक है, यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना करना, एक ऐसे माहौल की, एक ऐसी कंडीशन की कल्पना करना जिसका होना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है. तो आप समझिएगा इस पेंटिंग को अच्छे से. देखिए, इन दिस पेंटिंग यू कैन सी ईजिली दैट दिस फिगर विच आर हैविंग द क्रॉस इन हिज हैंड, इट इज़ द picture of Jesus Christ. The Jesus Christ is having the cross and they are blessing the people who are on the earth. अब आप देखिए जीसस क्राइस्ट है यहाँ पर अपने हाथ में क्रॉस लिए हुए हैं. ये बहुत सारे एंजल्स और गॉड के मैसेंजर हैं, वो भी यहाँ के नीचे के लोगों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं. ये डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपने अपना फ्लैग लेकर के चल रहे हैं. उसके पीछे आप देखिए अलग अलग लोग अपने अपने फ्लैग लेके चल रहे हैं. यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है. ओके, जिनके इस हाथ में लेफ्ट हैंड में लैंप है और दूसरे हाथ में एक बुक है जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है. और आप देखिए यहाँ पर ये स्टोन के टुकड़े पड़े हुए हैं, समझ पा रहे होंगे आप. ये मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. सो ये जो स्टोन्स हैं, ये पैलेसेस के स्टोन्स हैं. किसके पैलेसेस के स्टोन्स? किंग के पैलेसेस के स्टोन है, जिनको तोड़ दिया गया है किंग के पैलेस को, और लोगों ने आज़ादी पा ली है. सो बाय दिस पेंटिंग फ्रेडरिक सारियो वांटेड टू शो द पीपल दैट द कंट्रीज लाइक अमेरिका, ओके, यहाँ लिखा हुआ आप देखिएगा, द कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड, ये देखिए, एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट. सो कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड स्विट्ज़रलैंड, दे वेयर लीडिंग द मार्च ऑफ द पीपल, ओके, एंड दे वेयर गाइडिंग द अदर पीपल, अदर कंट्रीज टू get rid of from the monarchy system, because
until that time USA and Switzerland got the independence and they became the free country. So they were going towards the Statue of Liberty, स्वतंत्रता की मूर्ति के पास जब लोग जा रहे थे, and they were paying their tribute to this statue, and other countries were following America and other countries were following America and Switzerland uh, to get the idea for getting the freedom from the monarchy system. और आप देखिए in this picture Frederick Soryu show that by the Jesus Christ photo and other angels and God messengers photo that all the divine powers supports the people who struggles for the democracy, who struggles to end the monarchy, who struggles to get the human rights. ठीक है, तो फेडरिक सॉर्यू ने इस पेंटिंग को बना करके लोगों के मन में, यूरोपियन लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने का प्रयास किया, एंड ही वाज क्वाइट सक्सेस एट दैट. बिकॉज ऑफ दिस पेंटिंग so many people started to think about their country so that they can also get the freedom like United States and Switzerland. That's why they were following them. So it was very important painting in the earlier stage to unite the people. Clear है? देखिए, what we will more learn in this chapter. This chapter will deal with many of the issues visualized by Serio in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation state in place of the multinational dynastic empires of the Europe. बहुत important word आया, nation state. Okay, हम ये इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं. ये लिखिए, देखिए आप सोर्स में अर्नेस्ट रेनन हु वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, उन्होंने नेशन की डेफिनेशन दी है. क्या कहा उन्होंने? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आप लिखिएगा. व्हाट इज नेशन? हु गेव दिस डेफिनेशन? अर्नेस्ट रेनन. अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट endeavors, sacrifice and devotion, a heroic past, great man, glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. Means what Renan described here, that नेशन कब बनता है? जब नेशन को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस, बहुत सारे लोगों का डिवोशन लगता है. ठीक है, जैसे कि भारत आज एक नेशन स्टेट है, बहुत सारे लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, बहुत सारे लोग शहीद हुए, तब हम आज एक नेशन स्टेट, एक मजबूत नेशन स्टेट बन के सामने उभरे हैं. सो नेशन स्टेट का एक बहुत ग्लोरीफुल पास्ट होता है. जैसे इंडिया वाज कॉल्ड द गोल्डन वर्ल्ड, सोने चिड़िया कहा जाता था हमको पहले. ठीक है, सो नेशन स्टेट का मतलब लोगों में वननेस की फीलिंग आना, कि वी आर द वन. फॉर एग्जाम्पल, वी आर द इंडियंस, वी आर नॉट from Maharashtra, we are not from the Gujarat and other parts of the country, we are not Hindi speaking, Tamil speaking, Marathi speaking, we are the Indian. So भारतीयता, इंडियननेस हम सबको एक करके जोड़ के रखती है, हमारी आइडेंटिटी बटी हुई नहीं है. तो जब लोगों की एक ही आइडेंटिटी हो, लोग अपनी एक आइडेंटिटी को जो कि उनकी कंट्री की आइडेंटिटी है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तब कंट्री नेशन स्टेट बनती है. ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब बात आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की. आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लास्ट क्लास 9th में पढ़ा है. ठीक है, सो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम इन फ्रांस विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. आपको याद होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, दैट एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज फ्री एंड एवरीबडी हैज़ द रिलेशनशिप विथ ईच अदर लाइक ब्रदरहुड. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई.
When the France got the freedom from Louis XVI, then the other countries also got inspired from the example of France, that they can also get the freedom like France. But it was not easy for the France also to unite the people. For this, so many steps were taken by the French revolutionaries. ये लिखा हुआ है यहाँ पर. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, लोगों में एकता की भावना लाने के लिए, वननेस की फीलिंग लाने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए. ओके, ये क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का. सो आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? The ideas of La Patrie, the fatherland, and Les Citoyens, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoyed equal rights under a constitution. Means our country is like our father, okay, and we are the citizen of this country, so we have to save our fatherland. जैसे आज हम इंडिया को अपनी मदरलैंड मानते हैं, भारत माता मानते हैं, वैसे ही फ्रांस में फादरलैंड की फीलिंग लोगों के मन में लाई गई, दैट द कंट्री, द अर्थ वेयर वी आर लिविंग, इट इज़ लाइक अवर फादर, सो वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम. Next step was taken by the French revolutionaries by making a new French flag. The tricolor was chosen to replace the formal royal standard. रॉयल स्टैंडर्ड मीन्स जो पहले राजा का फ्लैग होता था, राजा का झंडा चलता था, उसकी जगह एक नया ट्राइकलर फ्लैग लाया ताकि लोगों में एक और भावना लाई जा सके, एकता की, लोगों में वननेस की फीलिंग लाई जा सके. जैसे आज तिरंगा ट्राइकलर हमारा सबको एक करता है, सबको जोड़ के रखता है, वैसे ही फ्रांस में भी किया गया. थर्ड क्या स्टेप लिया उन्होंने? द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स and renamed the National Assembly. You would have read about in class 9. The States General, जिसकी मीटिंग कई सौ सालों तक बुलाई नहीं जाती थी, it was renamed at the National Assembly and only active citizens were nominated as the member of this National Assembly. Fourth point, new hymns were composed, oaths were taken and martyrs commemorated. Means नई गीत गाए गए, लोगों ने शपथ ली दैट वी विल मेक अवर कंट्री फ्री फ्रॉम द लुई 16th रूल, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, सो आवर कंट्री इज फर्स्ट, वी विल मेक दिस कंट्री फ्री. ये सब लोगों के मन में फीलिंग लाई गई. और क्या काम किया गया? अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरीज. यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मीन्स a common system for all people. There were no difference among the people according to their category, like clergy, nobility and peasants. There were these 3 states. First 2 states were enjoying all the rights. आपने पढ़ा है ये ऑलरेडी. लेकिन अब सब वहाँ पर कॉमन लॉ बनाए गए, सब लोगों को एक जैसे लॉ का, कानून का पालन करना होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया उन्हें? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was adopted. Okay, टैक्सेशन को कम किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स की, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट और मेजर्स का नाप नहीं होगा, पूरी कंट्री में एक जैसा ही सिस्टम अपनाया जाएगा ताकि लोगों में वननेस की फीलिंग आए. ये सारे काम किए गए. नेक्स्ट, रीजनल dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. The people of the France were speaking the various type of their local dialects, local language. इन सबको discourage किया गया and the French become the common language, the national language which united the people, ताकि लोगों में एक वननेस की फीलिंग आए. तो ये सारे स्टेप्स फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने उठाए ताकि फ्रांस के लोगों में एकता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा सके. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में होमवर्क साइड लिखेंगे. यू वुड ऑल्सो रीड अबाउट द नेपोलियन इन क्लास 9th. ओके, द फ्रांस केम अंडर द नेपोलियन रूल, हु वाज
आल्सो अ मोनार्की रूलर इन 1804, ठीक है। फ्रांस जो 1804 में नेपोलियन के अंडर में आ गया था। नेपोलियन बोनापार्ट, सबने नाम सुना होगा। ये क्वेश्चन भी पीछे दिया होगा, द सिविल कोड ऑफ 1804 वाला, यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड। इसके फीचर्स क्या थे? नेपोलियनिक कोड मीन्स, नेपोलियन ने, कोड मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। फ्रांस में पूरी कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नेपोलियनिक कोड 1804 में बनाया। ओके, इस नेपोलियनिक कोड का इम्पोर्टेंस ये है कि इन टुडेज टाइम ऑल्सो इन फ्रांस so many rules and regulations directly taken from the Napoleonic code is still running। आज भी नेपोलियनिक कोड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसमें से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अभी भी फ्रांस में चल रहे हैं। क्या था नेपोलियनिक कोड का पहला फीचर? इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। पहला बढ़िया काम नेपोलियनिक कोड का। Did away with all privilege based on the birth means any privilege was given to clergy, nobility, because they were having the birth in these two upper classes। सबको ख़त्म कर दिया, सारे विशेष अधिकार ख़त्म कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि these दो टू स्टेट्स वे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, इन सबको ख़त्म कर दिया। मीन्स ऑल पीपल हैव टू पे टैक्सेस, ऑल पीपल हैव टू फॉलो सिमिलर टाइप ऑफ law and every person will be equal before the law। Plus this code was exported to regions under French control in the Dutch, Switzerland, Italy, Germany। all these areas were under the Napoleon, so this Napoleonic code extended to these areas also। यहाँ पर भी Napoleonic code को implement किया गया। नेक्स्ट पॉइंट Napoleonic code का फीचर में आता है, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। उसने क्या किया? सॉरी, abolished the feudal system। feudal system means जो noble system था, that the peasants were under the nobles, उन सबको फ्री करा दिया। now the peasants were free to do their own agriculture, they were not under the nobles। next, in towns to guild restrictions were removed। guild restriction means, guild मतलब होता है एसोसिएशन। हर व्यापारिक कम्युनिटी की, हर ट्रेडिंग कम्युनिटी की, जैसे कपड़ा व्यापारी हैं, मेटल व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, सबका अपनी अपनी एक एसोसिएशन होती है। तो दिस एसोसिएशन इज नोन एज गिल्ड। ओके, सो जो भी गिल्ड में रिस्ट्रिक्शंस थे, जो भी बहुत नियम कानून कड़े बनाए गए थे व्यापार करने के लिए, उन सबको क्या कर दिया उसने? हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, peasants, artisan workers and new businessmen enjoyed a new founded freedom। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने अच्छा किया। peasant, artisan worker got the new type of freedom to do their work। okay, businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of good capital from one region to another। so all these were the features of Napoleonic code। it is also a very important question of 3 marks, or you would write this question in homework side। first question we discussed about Frederick Chariot utopian vision, you will write in classwork side, and these two question, French Revolution and this Napoleon, you will write in the homework side। but all this was not good for the European people। why? although these works were work done by the Napoleon was very good, but there were some problems also। क्या प्रॉब्लम आगे आई अपन देखते हैं। however in the areas conquered the reactions of the local population to French rule were mixed। means फ्रांस के अलावा जो भी जर्मनी, हॉलैंड या उसके अलावा जो भी एरियाज़ नेपोलियन ने जीते, जहाँ जहाँ पर वो गया, वहाँ के लोगों का रिएक्शन बड़ा मिक्स रहा नेपोलियन के प्रति। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, ये पढ़ा है हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में, EU का हेडक्वार्टर है यहाँ, मेंज,
Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Means all in these countries, Holland, Switzerland and the cities like Brussels, Milan and Warsaw, इन सारी कंट्रीज़ में नेपोलियन को वेलकम किया गया. किस लिए? कि नेपोलियन विल गेट द फ्रीडम फॉर देयर पीपल. बट the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. सब कुछ अच्छा नहीं हुआ. लोगों के ने जो सपने देखे थे कि हमको लिबर्टी मिल जाएगी, इक्वलिटी मिल जाएगी, वी ऑल गेट ऑल टाइप ऑफ फ्रीडम, ये सब चीज़ें नहीं हुई. क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? विथ पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन बढ़ गया. सेंसरशिप मीन्स पीपल वेयर बैंड टू स्पीक अगेंस्ट द नेपोलियन. फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्योर द रेस्ट ऑफ यूरोप. मीन्स फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब ज़बरदस्ती रिक्रूट करना लोगों को फ्रेंच आर्मी में, ताकि वो लोग नए नए एरियाज़ को जीत सकें. ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. इट मीन्स दैट all the new changes brought by the Napoleon through Napoleonic Code, which we read earlier, like liberty, the removing of guild restriction, ending of feudal system, ये सब गायब हो गया जैसे ही नेपोलियन ने लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया, लोगों को सेंसर किया और लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में उसने रिक्रूट किया. क्लियर है? सो आप इन टॉपिक्स को रिवाइज भी एक बार करेंगे. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.